गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफी और मेरा नाम है प्रशांत कुमार। आज के इस वीडियो में हम जिस बात की करने वाले हैं उसको लेकर मेरे पास कई बार सवाल आए हैं और ये सवाल है जितने भी लोग फिलॉसफी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बहुत से लोग जो फिलॉसफी में ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं लेकिन फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं, वो जानना चाहते हैं कि मास्टर्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और मास्टर्स का जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है। तो आज हम इसी के विषय में एक डिटेल में बात करेंगे और अगर आप समझना चाहें तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहले पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, खासकर इस एकेडमिक ईयर के लिए। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि फिलॉसफी के लिए क्या क्या चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और उन सवालों की तैयारी भी हम कैसे करें, किन किन किताबों को रेफर करना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से हम अपने जो सवाल आने वाले हैं उनके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले अगर हमसे बात करें कि अभी एग्जाम जो पैटर्न फॉलो हो रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का, वो CUET के फॉर्मेट से हो रहा है। CUET अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका मेन मकसद है वो यही है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनको किस तरह से कराया जाए, उसके क्या प्रोसीजर्स हों और खासकर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के आधार पर जितने भी एग्जाम CUET करा रही है वो सारे के सारे MCQ बेस्ड है और वो सारे के सारे एग्जाम्स आपके ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो फिलॉसफी का जो हमारा पेपर कोड है वो है PGQP07। तो जब भी कभी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने यही कोड को मेंशन किया है कि नहीं किया है। आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो 1 जून से 10 जून के बीच में होने वाली है। तो अगर हम देखें तो अभी हम अप्रैल के महीने में हैं, तो आपके पास करीबन 1.5 महीने का समय है कि आप 1.5 महीने अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो किसी भी बेहतर यूनिवर्सिटी में आप फिलॉसफी मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक सबमिट किया जाएगा, तो 19 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। अभी भी आपके पास करीबन 4 से 5 दिन है। अगर आप फिलॉसफी में मास्टर्स करने का सोच रहे हैं तो इन 4 से 5 दिन में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो आपकी करेक्शन विंडो होगी, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आपने कोई गलतियां की हैं, तो 20 से 23 तारीख तक के बीच में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मई के आखिरी महीने में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जैसा मैंने आपको बताया है कि एग्जाम आपका 1 से 10 जून के बीच में होगा। 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 महीने में आपको ये अनुमान लग जाएगा या फिर कह सकते हैं कि एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं और आपने एग्जाम दिया, क्या आप एकेडमिकली फिलॉसफी परस्यू कर पाएंगे या नहीं, ये आपको 3 महीने के अंदर में पता चल जाएगा। फिर पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो CUET आपसे 100 सवाल पूछेगी, जिसमें से इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक 25 मार्क्स का एग्जाम होगा और एक 75 मार्क्स एग्जाम होगा। मतलब आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे और एक जगह आपके 75 सवाल पूछेंगे। जो 25 मार्क्स पूछा जाएगा उसे हम लोग फर्स्ट पेपर कह सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल टेस्टिमनी, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन जो आपके सवाल होते हैं, जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस मतलब आपके सामने कोई पैराग्राफ दिया होगा उससे लेकर आपके जो कुछ सवाल होंगे, इस तरह के आपके जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसका मेन टारगेट ये है कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हैं तो जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं कि आप उसे फुलफिल करते हैं या नहीं। तो 25 सवाल आपके इससे पूछे जाएंगे। जो बाकी 75 हैं वो आपसे डोमेन से पूछे जाएंगे। डोमेन से मतलब है अगर आप फिलॉसफी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे फिलॉसफी से पूछा जाएगा, सोशियोलॉजी का दे रहे हैं तो आप सोशियोलॉजी से पूछा जाएगा। हर सही सवाल के आपके 4 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत जवाब का आपको 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। तो ये आपका एक पैटर्न है जो कि CUET फॉलो करेगा। हम बेसिकली इसमें बात करेंगे वो 75 सवाल जिसमें आपका डोमेन का पूछाएगा। तो ये 75 सवाल आपको फिलॉसफी से कहां से पूछे जा सकते हैं, हम बेसिकली इस पे बात करेंगे। तो अगर हम पूरी तरह से फोकस करें कि फिलॉसफी के ये 75 सवाल कहां कहां से आ सकते हैं और किस किस डोमेन पर हमें फोकस करना चाहिए, तो हम बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि JNU का जो एग्जाम है आपका मास्टर्स का, लास्ट टाइम उन्होंने वो 25 सवाल नहीं काउंट किए थे। यानी अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है और JNU पुराना फॉर्मेट फॉलो कर रहा है तो आपको पहले जो 25 सवाल देने थे उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका एडमिशन उन्हीं 75 क्वेश्चन के हिसाब से होगा, जबकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इन 25 क्वेश्चन को भी काउंट करेगी। तो अगर आप फिलॉसफी में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होंगी। पहला कि जो भी पेपर सेट कर रहा है, जो भी पेपर सेट करने के लिए बुलाया जा रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है कि वो कैसे जज करना चाह रहा है। अगर आपको ये चीज पता चल जाए तो आपको बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं जहां से कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट कर सकता है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकता है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो अब आपके सामने ये सवाल आएगा कि हमें तो पता नहीं है कि एग्जामिनर कौन है और एग्जामिनर सेट करने वाले कौन लोग होंगे, तो हम कैसे पता करें एग्जामिनर कौन होंगे। तो इसका एक बेसिक सा रूल आप समझ लीजिए। सपोज करिए कि आप किसी कमिटी में हैं जिसको सेलेक्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने ही एरिया में जिनको लोगों को जानते होंगे उनको सबसे पहले आप अप्रोच करेंगे, और आप जिनको जानते होंगे वो कौन होंगे, आपके लाइक माइंडेड पीपल होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कमिटी में वही लोग अभी होंगे जो जिस तरह की चीजें चली आ रही हैं उसमें जो फिट बैठते हैं, और वो उन्हीं लोग को बुलाएंगे जो उसमें चीजें फिट बैठा सकते हैं, यानी लाइक माइंडेड पीपल को। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखें तो एक चीज आपके सामने बहुत क्लियर है। आप आईसीपीआई की वेबसाइट देखिए, पिछले एक साल में जितने प्रोग्राम्स हुए आप उसको ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट मैटर को चूज कीजिए कि किस तरह को देखा गया है, और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंडियन फिलॉसफी एक ऐसा डोमेन है जहां से आपको अधिकतर सवाल पूछे जा सकते हैं। ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब की सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो इंडियन फिलॉसफी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां से आपको मैक्सिमम सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सामने सवाल हो रहा होगा कि अगर इंडियन फिलॉसफी से सवाल पूछे जा सकते हैं तो हमें किस तरह से इंडियन फिलॉसफी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और सवाल भी आपका एमसीक्यू होगा। तो आपके सामने एक डाउट है, आप बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो रखे हैं इस सेंस में कि आपने जब भी कभी फिलॉसफी पढ़ी है उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो अचानक से जो एमसीक्यूज पैटर्न में हमें लाया जा रहा है हम इसमें कैसे फिट बैठेंगे। अब डेकार्ट्स का ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपसे एमसीक्यू में नहीं पूछा जा सकता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के मेन टेनेट्स आपको एमसीक्यू में नहीं पूछे जा सकते हैं। तो अब यहां पे सवाल होता है कि किसी भी फिलॉसफी को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो उसके लिए आपके पास 2 से 3 एग्जाम हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं समझने के लिए कि फिलॉसफी के सवाल कैसे एमसीक्यूज में लाए जा सकते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल है आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ जिसका रिजल्ट अभी आया है। तो आपको ये एक आइडिया है कि अगर फिलॉसफी के सवालों को ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा तो कितना ज्यादा पैटर्न शिफ्ट होगा। उसके लिए आप नेट के पुराने 3 से 4 साल के पेपर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर्स आते हैं आप वो चेक कर सकते हैं। ट्रूमैन की आपकी यूजीसी नेट की किताब आती है, मैं ट्रूमैन इसलिए सजेस्ट करना चाह रहा हूं, आपको मैं लिंक सारी किताबों के नीचे दे दूंगा। ट्रूमैन की बुक इसलिए मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूं ताकि क्योंकि उसमें जो आंसर्स आपके दिए हुए वो 90 to 95% करेक्ट हैं, फिर भी 5% गलत है। तो कभी आपको अगर ऐसा डाउट हो ट्रूमैन की किताब पढ़ने में या उसके सवालों को सॉल्व करने में कि ये जो आंसर दिया है वो गलत है, तो ये समझिएगा कि आप सही हो सकते हैं। तो आपको फिर दूसरी किताबों से उसे चेक करना होगा अगर कहीं पे भी आपका कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उन सवालों के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा और इस चीज को आपको किताबों के साथ एंगेज करना होगा जब आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं कि किताबें गलत हो सकती हैं, जो भी चीजें लिखी हैं वो भी गलत हो सकती हैं। तो इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी आपको दूसरी किताबों को रिफर करके उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। पर एग्जाम के पैटर्न से आप पढ़ रहे हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली चेक कीजिए कि उसके फैक्चुअल ग्राउंड क्या है, आप गूगल कर सकते हैं, इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा वो आंसर, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू में इंडियन फिलॉसफी पे ध्यान दें तो 2 किताबों को सबसे ज्यादा रेफर किया जाता है। पहली किताब है क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो कि सीडी शर्मा ने लिखी है। दूसरी किताब जो चटर्जी एंड दत्ता ने लिखी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी। इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी जो चटर्जी एंड दत्ता ने किताब लिखी है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी बेहतर किताब है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस इंडियन स्कूल ने, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट ने क्या बात की और आप उसको सरल भाषा में सहजता के साथ समझना चाहते हैं तो वो किताब बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप उसके फैक्ट्स, उसके क्रिटिकल एंगेजमेंट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं इंडियन फिलॉसफी को, तो सीडी शर्मा की किताब चटर्जी एंड दत्ता के मुकाबले ज्यादा बेहतर है।
और खासकर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चटर्जी एंड दत्ता के जो शुरुआती पहले 3 चैप्टर हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, गीता और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसमें आपको इंडियन फिलॉसफी के कुछ ऐसे चीजें पता चलेंगी जो नॉर्मली आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो CD शर्मा को प्रिफर कीजिएगा, और रीडिंग आपकी फैक्चुअल बेस्ड होनी चाहिए। फैक्चुअल बेस्ड का मतलब ये है कि अगर उसमें कहीं लिखा है कि इस थिंकर ने ये बात कही, वेदों में इस पॉइंट को लिखा गया, तो आप उसको अलग से नोट डाउन कीजिए, उसके हिसाब से देखिए। तो उससे आपका जो पहले 3 चैप्टर है, उससे आपको प्री वैदिक या फिर वैदिक टाइम में जितनी भी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपको चाहिए होगी एग्जाम के पैटर्न से, वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2-3 चीजें क्लियर नहीं है। आपका जो जजमेंट होगा, जो असेसमेंट होगा, वो इस बात पे नहीं होगा कि आपको कितनी बेहतर, कितनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। आपका जो जजमेंट होगा मास्टर्स के लिए, वो इस बात पे है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है। तो आपकी प्रिपरेशन 1.5 मंथ में जो होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होनी चाहिए। प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ मास्टर्स के लिए। इन्फॉर्मेशन बेस्ड के लिए आप कैसे तरह से देख सकते हैं, तो इंडियन फिलॉसफी के लिए आप CD शर्मा एक किताब के तौर पर देख सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है, अगर आपको नेट की कोई बुक मिले, आप उसके इंडियन फिलॉसफी का कोई एक स्कूल पढ़िए। आपने ऑलरेडी किताब से पढ़ रखा है, वापस रिवीजन के लिए आप नेट की बुक ले सकते हैं, और उसके पीछे हर एक चैप्टर के पीछे आपको कुछ 100 MCQs दिए होंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना आपने फैक्चुअल या इन्फॉर्मेटिव बेसिस पे आपने वो चीजें की हैं। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि यूपीएससी में भी आपको MCQ बेस्ड पूछा जाता था पहले। अगर आप देखेंगे तो वहां के जो नोट्स हैं, और आपको ये भी पता होगा कि 250 से 300 वर्ड्स में आपके यूपीएससी के जवाब भी लिखने होते हैं फिलॉसफी ने, अगर आपने ऑप्शन लिया है तो उसमें भी काफी टू द पॉइंट होता है। सो इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं, इंडियन फिलॉसफी में कुछ फैक्ट्स बहुत श्योर होने के लिए आप लेना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी यूपीएससी के कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। मैं सिर्फ 3 सजेस्ट करूंगा आपको, इंडियन फिलॉसफी के, वेस्टर्न फिलॉसफी के एंड सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के। अगर आपने ये 3 चीजों के नोट्स उठा लिए, तो हर एक स्कूल शॉर्ट में आपको क्रिस्प में दिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं 3 चीजें आपको रिफर करूंगा, और अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप एक पहला चैप्टर पढ़िए किताब से, दूसरा आप उसी को रिफर कीजिए यूजीसी नेट बुक से, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये सवाल करने के बाद आप एक बार यूपीएससी के जो नोट्स हैं उनको पढ़िए, तो आपके फैक्ट्स सारे क्लियर हो जाएंगे हर एक स्कूल के इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से। तो ये एक पैटर्न है जो आपको इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से देखना होगा। इसमें से भी मैं कुछ चीजें और देख लेता हूं। अगर आप ध्यान दें तो अभी करंट में अद्वैत, न्याय और योगा पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि ये 3 फिलोसॉफिकल स्कूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इसका मतलब ये कि अगर 20 सवाल इंडियन फिलॉसफी से आ रहे हैं, तो प्रोबेबली 14 से 15 सवाल इन 3 स्कूल से आ सकते हैं। तो इन पे थोड़ा सा आप मेजरली फोकस कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा आई बना के रखिएगा। दूसरा आता है ग्रीक फिलॉसफी। अब ग्रीक फिलॉसफी के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि जो अर्ली ग्रीक फिलॉसफी है, खासकर सोक्रेटिस से पहले हम लोग जो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर बोलते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसकी 2 मेजर वजह है कि जो उनकी राइटिंग्स हैं वो इजिली अवेलेबल नहीं है, और जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उसमें से सिर्फ हम फैक्ट्स ही जानते हैं मैक्सिमम। उनके आर्गुमेंट्स भी हमें बहुत हद तक ज्यादा क्लियर नहीं है। ऑल्दो कुछ फिलोसफर जिन्होंने ग्रीक फिलॉसफी में काम किया, उन्होंने किताबें लिखने की कोशिश की है। हमारे स्टीफेंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है ग्रीक फिलॉसफी पे, जिसको रिफर किया जा सकता है, लेकिन इतना समय नहीं है कि एटलीस्ट प्री सोक्रेटिक थिंकर के लिए आप कोई किताब रिफर कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि पतंजलि या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आप नोट्स लेंगे, उसी से आप प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल तक का आप जो है उसी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपने जब ये वाला सेक्शन पूरा अच्छे से पढ़ लिया है तीनों का, इसके बाद आपको जो रिफर करना होगा वो नेट की बुक करनी होगी। मॉडल क्वेश्चन जो आपको दिए होंगे आप उसको फिगर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं, आपको थ्योरी पढ़नी है, उसका शॉर्ट वर्जन आपको किसी नेट या यूपीएससी नोट से देखने, ताकि आप फैक्ट्स ड्राइव कर सकें। फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करनी है। तो ये आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। तो ये ग्रीक फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी का यहां तक हो गया। वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए आपको फ्रैंक थिली की बुक सजेस्ट की जाती है, लेकिन आपके पास समय कम है, आपको ये ध्यान रखना होगा। समय कम है, इसका मतलब ये है कि आपको सारी चीजें फैक्ट्स बेस पे लेनी है। वरना अगर आप मुझसे पर्सनली समझने के नजरिए से सोचते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि
जो प्लेटो इंसाइक्लोपीडिया है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको किसी भी थिंकर के बारे में बता सकती है, खासकर वेस्टर्न फिलॉसफी में जो आप पढ़ने जा रहे हैं और आपके पास समय नहीं है उनके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने का। लेकिन फिलहाल आपके पास समय नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्रैंक ली की बुक आप कर सकते हैं। आप उससे किसी एक थिंकर को पढ़िए और उस थिंकर के मेन कॉन्सेप्ट को पढ़िए। 3 चीजें आपको मेजरली ध्यान रखनी है किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए। पहला कि उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, दूसरा उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है और तीसरा उसकी एथिक्स क्या है। ये 3 पैटर्न आपको फॉलो करने हैं। तो सपोज करिए अगर आप डेकार्ट्स को पढ़ रहे हैं तो डेकार्ट्स की मेटाफिजिक्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। यहां तक पहुंचने के लिए मतलब यहाँ पे जो आई थिंक देयरफॉर आई एम को समझने के कई तरीके हो सकते हैं कि किस मेथड को फॉलो किया, तो हम एपिस्टेमोलॉजी के पर्सपेक्टिव फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसको हम सर्टेनिटी से जान सकते हैं, तो ये एक नॉलेज या एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो है, ये आई क्या है, ये एक मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। तो आपको किसी भी थिंकर को उसकी एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिकल पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है, क्योंकि मेजरली जो आपके क्वेश्चन सेट किए जाएंगे वो इसी से किया जाएगा। तो आपको फिर से फ्रैंक ली की किताब को फोकस करना है। इसके बाद आप यूपीएससी के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, फिर यूजीसी नेट बुक और जो मॉडल्स पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। और आपको एक दिन में एक फिलोसफर या एक स्कूल को लेना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास, अगर हम सपोज करते हैं कि 40 दिन है, तो 40 टॉपिक भी फिलॉसफी के नहीं है जो आपको कवर करने हैं। तो अगर आप एक टॉपिक पे फोकस करेंगे तो इजीली आप एग्जाम के दिन से करीबन 2 या 3 दिन पहले ही अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक जो मेजर सेक्शन आता है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे डाउट होता है वो है लॉजिक का। ऑल्दो मैंने कुछ वीडियोज लॉजिक के बनाए हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। लॉजिक सेक्शन में आपको वो तमाम वीडियोज मिल जाएंगे और बाकी भी वीडियोज हम बनाते रहेंगे। लॉजिक आपको इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, कोपी एंड कोहेन की बुक है, काफी सरल भाषा में लिखी है, आप उसको रेफर कीजिए। और उसमें भी जो आपको मेन सेक्शन है जो फॉलो करने हैं वो करीबन 1 से लेकर 9 चैप्टर तक, खासकर सिंबॉलिक लॉजिक और उसके लिए जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स हैं, उनको ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको वहां पे वो रूल्स अप्लाई करने के लिए तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं, इसमें किस तरह के रूल्स लगाए गए हैं। आपको कोई एक आर्ग्यूमेंट दे दिया जाएगा, वो पूछा जा सकता है कि क्या वो वैलिड है या नहीं। इसके लिए आपको जो मैं एक आपको बताना चाहूँ कि कंटेंट वाइज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ट्रुथ, वैलिडिटी किसको रिफर करती है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन क्या होते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, उन रिलेशन से ट्रुथ वैल्यू कैसे डिराइव होती है। आपको इनफॉर्मल फैल्सीज पे ध्यान रखना है। इनफॉर्मल फैल्सीज भी आपको जो 3 प्रकार की बताई गई है उसके अंदर क्या है, कैसे 2 फैल्सीज आपस में डिफर करती हैं। सिंबॉलिक लॉजिक में हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रपोजिशन को हम कैसे रिफर करते हैं, किस तरह के वेरिएबल से रिफर करते हैं, कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से रूल्स हम यूज करते हैं। इवन हर एक रूल का आपको वहां पे नाम भी मिलेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उस रूल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया। लॉजिक में एक और चीज है जो ध्यान देने की है, कई बार आपको इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि आपको 1 या 2 प्रीमाइस दी होगी। जहां पे एक प्रीमाइस दी होगी उसमें जो दूसरी प्रीमाइस है, क्योंकि आपको पता है आर्गुमेंट के लिए आपको 2 प्रीमाइसेस चाहिए होती हैं, दूसरी प्रीमाइस इम्प्लिसिट होगी उस पहले ही प्रीमाइस में, और उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। तो ऐसे भी सवाल आपको तैयार करने हैं। तो सपोज करें तो अगर हम कहें कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेटिस इज अ मैन, तो आपको ये डिराइव करना होगा कि इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा। ये मैंने आपके सामने एक बहुत सरल एग्जांपल दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी फिलोसफर का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे, उसके आधार पे आपसे पूछा सकता है कि इससे आप प्रोबेबल कंक्लूजन क्या डिराइव कर सकते हैं। तो लॉजिक में इस तरह के सवाल पूछे जाना काफी आम बात है। और इसी तरह से लॉजिक का रिलेशन मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी या किसी भी एक थिंकर के साथ करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो लॉजिक में आपको ये चीज बहुत हद तक ध्यान रखने वाली है। तो लॉजिक से एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने पहले वाले सेक्शन में लैंग्वेज जो पैराग्राफ दिया होगा उसका एनालिसिस करना होता है, इस तरह का आपको फिलोसॉफिकल एसेज दिए सकते हैं, मतलब एक पैसेज दिया सकता है, एक पैराग्राफ दिया सकता है, उसके आधार पे आपसे पूछा सकता है इसमें कौन सी फैलेसी कमिट की गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको आप सिंबॉलिक लॉजिक के फॉर्म में इसको ट्रांसलेट कीजिए। फिर ये भी पूछा सकता है कि इसमें क्या क्या फैल्सीज कमिट की गई हैं, फॉर्मल फैल्सीज क्या कमिट की गई हैं। तो इस तरह के सवालों को आप जब लॉजिक की किताब पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू कोपी एंड कोहेन, उससे आप देख सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जिससे आपको लॉजिक के सवालों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है।
इसके बाद जो नया सेक्शन है वो है आपके लिए फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का। फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि रिसेंट जो सिलेबस आया है आपका ग्रेजुएशन का, उसमें फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के कुछ सेक्शन है। क्योंकि ये ऑप्शनल कोर्स है इसलिए इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि सेंस की बात कौन कर रहा है, किस आर्टिकल में सेंस की बात की गई है, फ्रेगे ने सेंस की बात की तो वो कैसे रेफरेंस से अलग है, किन किन फिलोसफर्स के अपोजिट व्यू में वो बात कर रहा है, रसल ने किस तरह की थ्योरी दी लैंग्वेज के लिए, विटगेनस्टाइन की पिक्चर थ्योरी क्या है, यूज थ्योरी कैसे डिफरेंशिएट करता है, इंटेंशन के आधार पे मीनिंग का क्या मतलब बनता है, कौन कौन से फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इंटेंशन के आधार पे मीनिंग को डिराइव किया। तो एक डेप्थ में न जाके बल्कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में आपको जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। दो सेक्शन और हैं, एथिक्स और सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। एथिक्स को भी अगर हम डिवाइड कर लें इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी में, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको केवल 3 एथिकल थ्योरीज पे मेजरली फोकस करना है। पहला अरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स, जिसके लिए आपको निकोमैकियन एथिक्स से सवालों को देखना होगा। तो मैं इस टाइम पे आपको नहीं कहूंगा निकोमैकियन एथिक्स पढ़ने को, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास सही खाली समय हो तो निकोमैकियन एथिक्स जरूर पढ़िएगा। ये न केवल आपको एथिकल डोमेन के बारे में बताती है, बल्कि कैसे फिलॉसफी के आर्टिकल को लिखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, इस पे भी वो बहुत ज्यादा हद तक जोर देती है। तो निकोमैकियन एथिक्स आप कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर अरिस्टोटल की एथिक्स जो वर्च्यू एथिक्स है उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो जो तीनों एथिकल खासकर वेस्टर्न डोमेन है, पहला अरिस्टोटल की एथिक्स, दूसरा कांट की एथिक्स जिसको हम लोग डिओंटोलॉजी कहते हैं, और तीसरा आपका यूटिलिटेरियनिज्म जो मिल ने थ्योरी आपको दी। तीनों थ्योरीज को आप प्लेटो, स्टैनफोर्ड जो इंसाइक्लोपीडिया है उससे पढ़िएगा, उससे आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि इन तीनों जो थ्योरीज हैं इसको किस किताबों में इसका वर्णन किया गया है, किन किन तथ्यों को लिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं क्या इसमें गॉड की कोई वैल्यू है या नहीं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको इन 3 एथिकल थ्योरीज पे विशेष फोकस करना है। इंडियन फिलॉसफी में अगर आपको एथिकल थ्योरीज देखनी है तो मेजरली आप फोकस कीजिएगा बुद्धिस्ट एथिक्स पे, आप जैनिज्म के एथिक्स पे, और थोड़ा आप योग फिलॉसफी में किस तरह से देखा गया है। इसके लिए हिंदी में एक किताब अवेलेबल है जो वेद प्रकाश वर्मन लिखी है, उस किताब का नाम है नीति शास्त्र। आपको इजीली अवेलेबल हुआ है, किसी भी बुक शॉप में जाएंगे आप मिल जाएगा। अगर ये किताब ऑनलाइन होगी तो इस किताब का लिंक मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो आप ये जितनी भी आपको मैंने बताया कि एथिकल थ्योरीज हैं 2 पर्सपेक्टिव में डिवाइड कीजिएगा, और ये सारी जो एथिकल थ्योरीज हैं ये आपको आपके जो यूपीएससी के नोट्स लेंगे उसमें मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज के जो हैं जो नोट्स आपको लेने होंगे यूपीएससी के, उसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये एक ऑप्शनल कोर्सेज हैं। तो जब ऑप्शनल कोर्सेज होता है तो सवाल मास्टर्स के लिए वही पूछे जाएंगे जो आपके मेजर कोर्सेज या कोर कोर्सेज है उनसे पूछा जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी से सवाल, 1 या 2 सवाल मैक्सिमम पूछे जाएंगे, और वही पूछे जाएंगे कि जॉन रॉल्स ने कौन सी किताब लिखी, उसने किस तरह की थ्योरी की दी, जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या था, 2 प्रिंसिपल क्या थे। इन तमाम सवालों को आपको ध्यान रखना है। शूमपीटर ने कौन सी किताब लिखी, इजाइया बर्लिन ने कौन सा आर्टिकल लिखा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है आप उसको देखिएगा, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो जो चीजें हैं उसके बारे में जो बताया गया आप उसके बारे में चेक कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपको सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जो सबसे लास्ट और मेजर फॉर्मेट बच रहा है वो है आपका कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स के बारे में। कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स नॉट सो कंटेम्प्रेरी, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि 19th सेंचुरी अगर 1900 से लेकर 1970 और 80 तक के बीच में जो फिलोसफर्स रहे हैं उनके बारे में हम कैसे समझे। क्योंकि जब हम वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, फिर सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, जो आगे वाला डोमेन आता है उसमें हम लोग डेकार्ट, लाइबनीज, स्पिनोजा, लॉक, बर्कले, ह्यूम और कांट, ये एक मेजर चंक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हेगल के बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता है, खासकर ग्रेजुएशन के सिलेबस में, तो हेगल के बारे में बहुत सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर ये जरूर पूछा जा सकता है कि हेगल ने कौन सी किताब लिखी, हेगल ने किस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया, और उसका ओवरऑल
जो बैकअप ओवरऑल जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको हेगल को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है जिसके बारे में हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि कभी कभी, क्योंकि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन भी बहुत हद तक आपका एक कोर सब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और कोर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इससे सवाल नहीं पूछा सकते, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आप पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए कितने तरह के आर्ग्यूमेंट दिए, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट किसने दिया, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है। तो सिर्फ गॉड के पर्सपेक्टिव से आपको देखने की जरूरत है कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट किसने दिए और कहां कहां पर हम इन तरह के आर्ग्यूमेंट को फैक्चुअल बेसिस पे टर्न डाउन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के उसका हम आकलन कर सकते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बहुत हद तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन गॉड के पर्सपेक्टिव से इसका ध्यान रखिए। कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स में जो मेन सवाल पूछे जाते हैं वो किताबों से रिलेटेड है कि आखिर किस फिलोसफर ने कौन सी किताब लिखी। ये एक नॉर्मल सा सवाल है जो एमसीक्यूज में फिट बैठता है, ऑल्दो जब हम रिसर्च करते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको रेफरेंसेस देने में आसानी हो। तो ये एक ऐसा सवाल है जो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी थिंकर के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। कियरकेगार्ड, नीचे, शोपेनहावर, हेगल, ब्रेंटानो, हुजर, मॉर्ले पॉन्टी, सिमोन दे बोआ, इन सब ने कौन कौन सी किताबें लिखी, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे रिलेट करते हैं। इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट आता है कंटेम्प्रेरी इंडियन थॉट का। कंटेम्प्रेरी इंडियन थॉट भी नॉट सो कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब ये है कि 1900 से लेके 1980-90 तक में कौन से ऐसे इंडियन थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को बताने की कोशिश की है। तो इसमें जो कुछ नाम हमारे सामने आते हैं वो है गांधी का, दूसरा अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और केसी भट्टाचार्य। तो ये 4-5 ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इसको अगर आपको चेक करना है कि कौन से हैं तो आप यूजीसी नेट का सिलेबस आप एक बार चेक करेंगे तो उसमें कंटेम्प्रेरी थॉट के बारे में आपको कौन कौन से फिलोसफर्स आपको चूज करने हैं वो इसके बारे में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक आइडिया हो जाएगा। पर अगर आप केवल ये 5 फिलोसफर्स को भी कंसीडर करते हैं तो आपका जो सिलेबस, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं सीयूटी के एग्जाम में, इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी या सोशल पॉलिटिकल थॉट है, खासकर इंडियन पर्सपेक्टिव से, ये बहुत हद तक सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो जब मैं पढ़ता था उस समय भी ये एक ऑप्शनल कोर्स होता था। इवन अभी भी इनमें से कुछ पोर्शंस को ही कोर कोर्सेज में डाला गया है, बाकी जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा ऑप्शन है। ऑप्शन होने के लिए जब भी कभी कोई पेपर सेट किया जाता है तो कोशिश यही की जाती है कि हम किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करें ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उसको कवर कर सकें। इसलिए इससे सवाल कम होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव और खासकर जिस तरह का परिवेश चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए विवेकानंद से क्वेश्चन आने के सवाल ज्यादा बन जाते हैं। खासकर जैसे अभी दीनदयाल उपाध्याय, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है और केरला के जो गुरु हैं उनको ऐड किया गया है। तो इनसे 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम गांधी ने कौन सी किताब लिखी, तो हम कह सकते हैं हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में किस तरह के कॉन्सेप्ट की बात की जा सकती है, तो आप कह सकते हैं स्वराज का जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया गया वो किसने किया, तो हम बात कर सकते हैं केसी भट्टाचार्य की कि उन्होंने स्वराज इन आइडियाज एक आर्टिकल लिखा। गांधी ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए स्वराज को लेकर, स्वराज का उनका कॉन्सेप्ट क्या था, स्वराज को प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की और ये बताया कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन केवल और केवल एक्सप्लॉइटेटिव है अपने कैरेक्टर में। तो इन सारे पर्सपेक्टिव को अगर लेके आप एक फैक्चुअल बेस पे अगर सवाल बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये एक कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी का पर्सपेक्टिव है। मेरे हिसाब से इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 75 सवालों में। तो अगर आप जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है इंडियन फिलॉसफी से लेके कंटेम्प्रेरी इंडियन थॉट तक, अगर आप इसको 1.5 महीने में भी कोशिश करें खत्म करने का तो बहुत इजीली खत्म किया जा सकता है। तो ये एक मेरा व्यू है कि अगर आप किस तरह से तैयारी करेंगे तो सक्सेस रेट आपके बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे आप अभी मास्टर्स में जाने के लिए उत्सुक हैं, आप एक्साइटेड हैं, ऐसे आपके साथ वाले भी बहुत से लोग होंगे जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनको फिलॉसफी से इंटरेस्ट होगा और शायद उनको इस बारे में नहीं पता होगा कि इस तरह का एक वीडियो अवेलेबल है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि
अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे भी आप देख रहे हैं उन तक ये पहुंचाइएगा जरूर, ताकि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों से बात कर सकूं, उन तमाम लोगों की मदद कर सकूं जो शायद आने वाले समय में फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं और एक बेहतर तरीके से फिलॉसफी करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपसे पर्सनली रीच आउट करेंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपको नीचे ही लिंक में मिल जाएंगे, सारे उनके लिंक अवेलेबल होंगे आपको नीचे चैट बॉक्स में, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम और भी रिसर्च में कैसे फिलॉसफी का इस्तेमाल है, कैसे हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए, इन सब पर भी बात करेंगे। तो खैर अभी के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत जल्द मास्टर्स फिलॉसफी में एडमिशन ले लेंगे। शुक्रिया।